नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं स्टेट बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे और शहर के सिद्धू भवन में आयोजित लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन में शामिल होकर शिरकत की। साथ ही भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा की। डॉक्टर रमन सिंह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारी अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। का मतलब है कहीं न कहीं मानसिकता बना लिए थे पहले, अब ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आज की स्थिति में क्या है, उनकी मानसिकता और कल क्या होगी, ये आज कहा नहीं जा सकता। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल महासंपर्क कार्यक्रम हुआ, जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से परिचर्चा की गई। इसमें प्रदेश मंत्री किशोर महानंद ने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम एवं त्याग के कारण आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आगे भी भारतीय जनता पार्टी सभी वरिष्ठ जनों से दिशा निर्देश एवं सहयोग की अपेक्षा करती है। इसके लिए सबसे परिचर्चा के माध्यम से सहयोग की उम्मीद की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी, ब्रजमोहन अग्रवाल, खूबचंद पारक, ओमकार आदि शामिल हुए। सबने सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त किया। आपके प्रधानमंत्री जी ने तब जाके दूसरे देश का प्रधानमंत्री जी उनके चरण स्पर्श करके उनका स्वागत अभिनंदन, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमारा प्रधानमंत्री को मान सम्मान मिलता है। दुनिया के कोने कोने में, हर कोने में मोदी जी का गुणगान है, क्योंकि आपने ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधान सेवक चुना है। देश से नहीं, पूरी दुनिया का और पूरे विश्व की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री जी है। आज अगर हम गर्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार प्रदेश की जनता के जीवन को आसान बनाने के प्रयास के चलते नई योजनाएं ला रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों को सौंपी गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर के साप्ताहिक जनदर्शन में 100 से ज्यादा आवेदन आने की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं नजर आ रहा है। दरअसल रतनपुर क्षेत्र के मदनपुर गांव की समस्याओं को लेकर 2 बार आवेदन देने वाले ग्रामीणों ने कलेक्टर के जनदर्शन कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों ने मदनपुर के सरपंच विश्वनाथ साहू पर शासकीय गोठान जमीन पर कब्जा कर निजी मकान बनाने, ग्रामीणों को कई योजनाओं से वंचित रखने का आरोप लगाए हैं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरपंच विश्वनाथ साहू समस्या लेता है। सोमवार के रोज हाट बाजार बैठते, 10-20 डिसमिल जमीन है। 10-20 डिसमिल जमीन में अवैध रूप से कब्जा कर ले हैं और मकान खड़ा कर दे है सरपंच। और हमारे गाँव में गौठान है, गौठान में 2 एकड़ में खेत बना लिए है सरपंच सर, और वान के खेत का हटा दे है गरीब मन के, और अपन खेत बना है सरपंच। ओकर समस्या सरपंच के यही काम करते हो और धमकी दे जाते और का धमकी देते हैं। महासमुंद जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे पानी की किल्लत हो गई है। बढ़ते हुए तापमान से जहां आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं कोई समाधान नहीं निकलने पर कलेक्टर से गुहार लगाई जा रही है। मामला ग्राम पंचायत नवागांव का है, जो सामने आया है, जहां वार्ड 1 और 2 में लगभग 50 परिवार रहते हैं। इन परिवारों के पेयजल और निस्तारी के लिए एक हैंडपंप और एक बोर संचालित है। बढ़ते तापमान के कारण हैंडपंप का जल स्तर नीचे चला गया है, जिसके कारण हैंडपंप से पानी निकालना बंद हो गया है। वहीं बोर से पानी की पतली धार बह रही है, जिसके कारण ग्रामीणों को पेयजल व निस्तारी के पानी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ग्रामीणों को पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ग्रामीण अब थक कर हार कर पानी के लिए कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं।
अंबिकापुर न्यायालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब 45 साल के विशेष समुदाय के व्यक्ति ने 21 साल की आदिवासी लड़की से निकाह करने के लिए एफिडेविट बनवाने कोर्ट पहुंचा। जैसे ही ये बात शहर में फैली, वैसे ही हिंदू संगठन के लोग कोर्ट परिसर के बाहर जमा हो गए और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि कोंडागांव जिले के 2 आदिवासी युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर मुस्लिम युवक ने अंबिकापुर बुलाया था और अपना नाम राहुल बताया था। कोंडागांव से अंबिकापुर पहुंची युवतियों ने बताया कि युवक से फोन के माध्यम से कांटेक्ट हुआ था और युवक ने गुजरात में नौकरी दिलाने का वादा किया था, जिसके झांसे में आकर दोनों युवतियां आज अंबिकापुर पहुंच गई हैं और दोनों युवतियों को सफर में परेशानी ना हो इसलिए डुप्लीकेट निकाह का एफिडेविट बनवाने की बात भी कही थी। बता दें कि बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। युवक के साथ साथ दोनों युवतियों को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी, एक लड़की 2 लड़कियां हैं और एक वहाँ पुरुष था। उनके बीच में किसी बात विवाद को लेके मारपीट की खबर आई है। इसमें पुरुष के साथ मारपीट की गई। लड़की लोग का बयान अभी दर्ज कर रहे हैं और जिस प्रकार का जो भी मामला बनेगा लड़की के बयान के बाद उसके हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और लड़की लोग का बयान हम लोग महिला प्रभारी दर्ज कर रहे हैं। जैसा भी उनके बयान में आएगा अग्रिम कार्रवाई। बालोद में ईवीएम मशीनों का एफएलसी टेस्ट किया जा रहा है। चुनावी साल 2023 के 6वें महीने की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 3 महीने में चुनाव के दिन करीब आ जाएंगे। राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रशासन भी चुनावी तैयारियों में जुट चुका है। आपको बता दें कि बालोद जिले के ग्राम झलमला से लगे पाकुर भाट को स्ट्रांग रूम में तब्दील किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 1500 की संख्या में ईवीएम मशीन पहुंच चुकी हैं और फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू कर दिया गया है, जो कि पूरे जून के महीने तक चलेगा। वहीं पारदर्शिता लाने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी फर्स्ट लेवल चेकिंग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बालोद कलेक्ट्रेट कुलदीप शर्मा और एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ईवीएम मशीनों की निगरानी कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट कुलदीप शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव के पूर्व तैयारियां चल रही हैं, जिससे चुनाव के समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और मशीनों में खराबी ना आए। स्ट्रांग रूम में लगभग 1500 ईवीएम रखी हुई हैं। सभी की जांच की जा रही है। खराब मशीनों को अलग किया जा रहा है। ये जांच 27 जून तक चलेगी। आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिले में ईवीएम की मशीन जैसे सीयू, बीयू, वीवीपैट की मशीनें आ चुकी हैं और उनका एफएलसी की प्रक्रिया फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू हो चुका है, जिसकी प्रक्रिया 10 तारीख से प्रारंभ हुई थी और हमारी कोशिश है कि उसको 27 तारीख तक कंप्लीट कराने के संदर्भ में, और विभिन्न पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित हैं। तो एफएलसी की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक पार्टियों के साथ भी बैठक निरंतर रूप से की जा रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजीवपुरा गांव आए। यहां उन्होंने मनसा माता पहाड़ी पर हुए हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी और मृतकों के परिजन को ढांढस बंधाया। घायलों की कुशलक्षेम पूछी और मृतकों के परिवारों को राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा की ओर से की गई घोषणा के अनुसार 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी। पायलट दोपहर करीब 3 बजे राजीवपुरा पहुंचे। उन्होंने सभी मृतकों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में परिवार के लोगों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने पायलट को हादसे की पूरी जानकारी दी। साथ ही पायलट के हाथों से परिवार के लोगों को 2-2 लाख रुपए की सहायता भी दिलाई। पायलट शोक सभा में शामिल होने के बाद जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि बीते 29 मई को पहाड़ी पर स्थित मनसा माता मंदिर में चल रहे धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौटते वक्त श्रद्धालुओं से भारी ट्रक ट्रॉली अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इससे 8 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और 30 घायल हो गए हैं। इनमें से 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में मरने वाले 10 लोगों में से 7 राजीवपुरा के रहने वाले हैं।
पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से आंधी, तूफान और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके चलते 16 और 17 जून को जिले में भारी एवं अति भारी बारिश के साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। चक्रवाती तूफान में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद है। आमजन को भी चाहिए कि वह पूरी तरह से सावधानी बरते। जिला कलेक्टर मेहता ने कहा कि प्रशासन की ओर से नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। जिला उपखंड स्तर पर जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। निचले इलाकों में जहां पानी भरने की संभावनाएं हैं, वहां से लोगों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए वैकल्पिक स्थानों का भी चिन्हित कर लिया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम सचिव, पटवारी और बीएलओ के माध्यम से आम जन को चक्रवाती तूफान को लेकर सचेत करने और जरूरी सावधानी बरतने को लेकर समझाइश की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतते हुए तेज आंधी, अंधड़ और मेघ गर्जन के दौरान घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि ऐसी स्थिति में पेड़ों के नीचे खड़े नहीं हो, पशुओं को पेड़ से नहीं बांधे और घर में बिजली के उपकरणों का संपर्क हटा दे। बिजली के जो खंभों हैं उनके आसपास निचले वाहन खड़े ना करें। इसको ये ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता और इफेक्टिवनेस की आवश्यकता है। कंट्रोल रूम्स को हमने सभी जगह सेट कर दिया है। आज शाम को सारी पंचायत स्तर के ऊपर हमने ये मैंडेट कराया कि सभी ग्राम सेवक, पटवारी अपने अपने क्षेत्र में जाए और वहाँ के जो मौजूद व्यक्ति है, सरपंच है, वार्ड पंच है, अन्य मौजूद व्यक्तियों के साथ बैठ के उनको जानकारी दे। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स अपने बीएलओ है इलेक्शन में, उनको भी इसके संबंध में जानकारी आगे आम जन तक पहुँचाने के लिए किया गया कि कोई भी इन 3 दिनों में, एक तो निचले इलाकों में अगर कोई बसावट है तो वो लोग इन 3 दिनों के अंदर अपने सेफ जगह पर आ जाए। कोई उनके रिश्तेदार है, दूसरा उनके पास है और नहीं है तो प्रशासन को सूचित करें। प्रशासन को भी ये कहा है कि निचले इलाकों को चिन्हित करके उनको 16 तारीख से पहले ही उनका इवैक्यूएशन या उनको सेफ स्थान पर ले जाने की कार्रवाई की जाए। जो आवश्यक संसाधन है जैसे जेसीबी, ट्रैक्टर, रस्से, जेनसेट, उसको चिन्हित करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सारी जो होमगार्ड, सिविल डिफेंस, जैसे मैंने कहा, पुलिस, एसडीआरएफ, उनको स्टैंड बाई पे और वो पूरी मुस्तैदी के साथ। आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर रही है। करौली में श्री गंगानगर में 18 जून को होने वाली आम आदमी पार्टी विशाल तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर यात्रा में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। इस बीच करौली जिले में आपके जिला अध्यक्ष मदन मोहन राजौर जिले की डोडा भीम, करौली, सपोटरा, हिंडौन सिटी विधानसभा क्षेत्रों में सभा कर लोगों से जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा कर रैली में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। देश में 2024 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन झारखंड में चुनाव की तपिश अभी से ही महसूस होने लगी है। झारखंड में सभी दल अपने संगठन की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम कर जनता को अपनी ओर लुभाने में लगी है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान सिंधिया झारखंड सरकार पर हमलावर दिखी, जिसके बाद अब झामुमो ने पलटवार करते हुए संथाल से लोकसभा में माकूल जवाब देने की बात कही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की देवभूमि में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की राष्ट्रीय नेता महारानी साहिबा पहुंची थी। महारानी ने जो बात कही, उनकी बात से ये स्पष्ट है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई है। एक कहावत है कि हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा, ऐसा ही हाल हो गया है। महारानी झारखंड का आकलन कर रही हैं। देश से 11 लाख करोड़ रुपए माफ करने वाली पार्टी भ्रष्टाचार पर बात कर रही है। भाजपा पार्टी के रग रग में लूट और झूठ भरा हुआ है। कुछ दिनों में राजस्थान में चुनाव होने हैं, लेकिन महारानी को टिकट मिलेगा या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। चुनाव हारने के बाद से भाजपा फील्ड से गायब हो गई थी। अब इन्हें जनता की याद आई है। जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। 2024 में संथाल से ही भाजपा को माकूल जवाब मिलेगा। चुनाव को और हमारे सभी सहयोगी दल उसमें बराबर के सहयोगी रहेंगे, लोकसभा में भी, विधानसभा में।
गढ़वा शहर के डमूरो गांव में स्थानीय विधायक और प्रदेश के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जिला वासियों को एक साथ 30 करोड़ की लागत से बनने वाली 400 योजनाओं की सौगात देते हुए शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। मौके पर जिले के डीसी, डीडीसी, एसडीएम सहित जिला प्रशासन की पूरी टीम मौजूद रही। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इतिहास में पहली बार एक साथ विभिन्न विभागों की 400 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें पेयजल, आरईओ, भवन ग्रामीण विकास की योजनाओं का मेगा शिलान्यास किया गया। जो भी योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है वो सभी योजनाएं प्रगति पर है। वर्तमान की सरकार जनमानस की सरकार है जो सिर्फ विकास कर रही है। देखिए, ये आज जो मेगा शिलान्यास का कार्यक्रम आज गढ़वा विधानसभा में जो योजनाएं सरकार के द्वारा क्रियान्वित कराई जा रही हैं उनका शिलान्यास का आज कार्यक्रम था। और ये एक परंपरा है पहले से कि जो भी योजनाएं क्रियान्वित हो उनका शिलान्यास होना चाहिए, उनका शिलान्यास काम पर लगना चाहिए। लेकिन इसमें एक कहें तो परिवर्तन एक तरह का है कि माननीय आजकल एक व्यवस्था, एक परंपरा है कि माननीय जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो कार्यस्थल पर जाते हैं और जब तक शिलान्यास नहीं करते तब तक योजनाओं में की शुरुआत नहीं होती है। हमने ये व्यवस्था यहाँ बदलने का काम किया है। योजनाएं पहले का शुरू हो जाती है, काम शुरू हो जाते हैं और जब हमारे पास समय होता है तो हम एक जगह सामूहिक शिलान्यास करने का काम करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के धर्म परिवर्तन के बयान ने तूल पकड़ लिया है। फुरकान अंसारी ने अपने पूर्वजों को यादव बताते हुए कहा कि सामंती प्रथा के जुर्म की वजह से उनके पूर्वजों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इस बयान के बाद जहां झारखंड में यादव समाज आक्रोशित है तो वहीं राज्य की विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी फुरकान के बयान पर तंज कसा है। विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सामंतवाद खत्म हुए 7 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। जिस धर्म में वे गए हैं वहां पर पसमानदा मुसलमानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उनके विधायक पुत्र इरफान अंसारी खुद को अक्सर हनुमान भक्त भी बताया करते हैं। इसलिए अब फुरकान अंसारी और इरफान अंसारी को अपने मूल धर्म में वापसी कर लेना चाहिए। वहीं फुरकान के बयान पर झारखंड कांग्रेस उनके बचाव में सामने आई है। पार्टी का मानना है कि उनका बयान निजी है। उन्होंने ये बयान क्यों दिया ये वही स्पष्ट कर सकते हैं। बोकारो और दुमका के लोगों का हवाई यात्रा करने का सपना सच होने वाला है। 2023 के अंत तक बोकारो और दुमका से लोग हवाई यात्रा कर सकेंगे। इसी के मद्देनजर दिल्ली से बोकारो पहुंची एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने बोकारो एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बीएसएल के संबंधित पदाधिकारियों के साथ एयरपोर्ट परिसर में ही बैठक की। बीएसएल और डीजीसीए के लाइसेंस के लिए आवेदन आदि की प्रक्रिया पूरी करनी है। वहीं राज्य सरकार को एम्बुलेंस सुरक्षा सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करानी है। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर के.एल. अग्रवाल ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किए जाने वाले कार्य लगभग 99.99% पूरे कर लिए गए हैं। यहां से उड़ान के लिए 2 कंपनियों को अनुमति भी दी गई है, जिसमें एलायंस एयर और फ्लाई वीक शामिल है। लेकिन उड़ान भरने के लिए डीजीसीए से लाइसेंस प्राप्त करना सबसे आवश्यक है। एयरपोर्ट पर आए हैं, यहाँ से हमारी दिल्ली की टीम, कलकत्ता टीम और हम लोग रांची से आए हैं और हम लोगों ने भी पूरा बोकारो में पूरा एयरपोर्ट का विजिट किया हुआ है। लगभग यहाँ पर लगभग 99.99% सारे काम पूरे हो गए हैं। जस्ट जो हम डीजीसी की लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है वो एक फॉर्मेलिटी में है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इशूज हैं उनको हम टाउन बाउंड में कंप्लीट करें और कोशिश करें कि बोकारो को डीजी से जल्दी लाइसेंस मिल जाए और यहाँ से एयरक्राफ्ट का प्रचालन चालू हो सके। और राज्य बोकारो से यहाँ पर ऑलरेडी एक एयरलाइंस को यहाँ से ऑपरेशन के लिए परमिशन मिनिस्ट्री द्वारा दे दी गई है।
बोकारो में उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के हल्ला थाना क्षेत्र के वास्तेजी गांव में नदी किनारे अवैध चलाई जा रही शराब के अड्डे को ध्वस्त किया गया है। मौके से अवैध शराब की 230 लीटर और सैकड़ों लीटर महुआ जब्त किया गया। शराब के अड्डे के संचालक छोटू बनवाल के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया। सहायक आयुक्त उत्पाद को गुप्त सूचना मिली थी कि इस इलाके में अवैध तरीके से देसी महुआ शराब को बाजार में बेचा जा रहा है, जिसके चलते सरकार के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर टीम गठित कर सुबह छापेमारी की गई और मौके पर ही भट्टी को ध्वस्त किया गया। आज सुबह गुप्त सूचना के आधार पर सहायक उत्पाद बोकारो के निर्देशानुसार हरला थाना क्षेत्र के अंतर्गत वास्तेजी गांव में जो दामोदर नदी किनारे पड़ता है, वहां पे अवैध चुलाई शराब का अड्डा को ध्वस्त किया गया है, जिसमें करीब 230 लीटर जावा महुआ को जब्त किया गया है और करीब 9,800 केजी जो है उसको जावा महुआ को विखंडित किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है। गिरफ्तारी नहीं किसी की भी हुई है। इसमें जो संलिप्त व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अभियोग दर्ज किया जा रहा है तथा गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। कौन है? इनमें संलिप्त जो व्यक्ति हैं उनका नाम है छोटू बनवाल। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।